हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2022 के पीवाईक्यूज। 2022 जेई में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के सभी शिफ्टों में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है विद एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2022 और 23 में हिस्ट्री में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सभी शिफ्टों के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। इससे मुझे बिल्कुल गारंटी में दे रही हूँ बहुत सारे नए पॉइंटर्स आपको पता चले होंगे। इनफैक्ट आप जो हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉइंटर्स तो उसमें भी नहीं देखने को मिलते, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाकर दे दिया जाता है। अब हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, लेवल क्या है, और बहुत सारे नए पॉइंट्स पता चलते। तो आई होप आपको उन पुराने वीडियोज से अगर आपने देखे हैं तो आपको नए पॉइंटर्स जरूर पता चले हुए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जाइए एसएससी सीजीएल 2022 और 23 के पीवाईक्यू को देखिए, सच में बहुत कुछ नॉलेज उससे मिलेगा। आज हमें जेई के क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए, जेई और सीपीओ का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। अगर आप एमटीएस और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनते तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जेई का पेपर हम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जेई का लेवल इंजीनियरिंग वाले देते हैं, ग्रेजुएशन वाले देते हैं, जबकि सीएचएसएल और एमटीएस आपका 12th लेवल का होता है, तो लेवल थोड़ा सा अंतर होता है। इससे आपको नए पॉइंट्स पता चलेंगे और हो सकता है भाई यही क्वेश्चन उठा के आपको एमटीएस में दे दिया जाए, तो फायदा तो मिलेगा लेकिन डीमोटिवेट नहीं होंगे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर ले हम एसएससी जेई 2022 पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन। अब क्लास के पीडीएफ के बारे में 2 मिनट और दीजिए, मैं बता देती हूँ। जो स्टूडेंट अभी पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ, हमारी यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो मंथली करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स या हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज है, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247 और इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपको इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, ओके। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द कार्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस? तो कार्नवालिस कोड को पहली बार हमारे देश में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 1793। 1793 में पहली बार कार्नवालिस कोड आया था, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस का जो समय है वो 1786 से 1793 का है। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, जो हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सर्विसेज का डिवीजन किया, कमर्शियल सर्विस, जुडिशियल सर्विस और रेवेन्यू सर्विस। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट है उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, मेरिट बेस पे होगा, जिसके कारण मतलब अच्छे इफेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स हमको मिल सके। लॉर्ड कार्नवालिस के समय ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का समय भी 1790 से 1792 तक का है। अब लॉर्ड कार्नवालिस को जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों का अधिकार हो जाता है जमीन पे, और वो किसी भी किसान को जमीन से बायकॉट बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बंगाल और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके अलावा कार्नवालिस ने ना हमारे जो कोर्ट्स है उनको सेपरेट कर दिया, मतलब आपके क्रिमिनल केसेस के लिए अलग कोड है और आपके सिविल केसेस के लिए, दीवानी कानूनों के लिए अलग कोर्ट है। तो यहाँ पे कोर्ट को सेपरेट करने का काम किया था सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब जो हमारा जिला न्यायालय होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्मेशन किया था और हाईएस्ट कोर्ट बन गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सभी लॉर्ड कार्नवालिस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप देखो सीजीएल देख लो, जेई देख लो, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी एसएससी का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। पेटेंट करवाया है एसएससी ने इस क्वेश्चन का ठीक है, आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन होगा। Who wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? तो ये पुस्तक किसने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी की ये पुस्तक है। 1901 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दादा भाई नेरोजी ने अपना एक कॉन्सेप्ट भी दिया, एक थ्योरी भी दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी किसकी है, दादा भाई नेरोजी की है। इसमें यही बताया गया है किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत से पैसा ले जाकर लंदन में छोड़कर आ रहे हैं। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी 2nd नंबर की,
1886 में कैलकाटा में तब प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। इसके अलावा ये पहले इंडियन है जो कि लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमर्स में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं दादा भाई नेरोजी, 1892 से 1895 के बीच में। दादा भाई नेरोजी बिजनेसमैन भी हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। अब देखिएगा, एक सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं ना कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है थोड़ा सा, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप ना कुछ यहाँ पर पर्सन के नाम मैं लिख रही हूँ, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के बाद आप बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी, फिर हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन रॉय, देन हम बात करेंगे महात्मा गांधी, और फिर बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं, इनकी जीवनी से निकाल कर क्वेश्चन एसएससी पूछता है। आप देखेंगे, आप एसएससी के पेपर जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुछ भी पूछ लेगा, कब इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी पत्रिका निकाली, कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया, कहां पर गए, क्या नाम रखा, कुछ भी पूछा जा सकता है इन लोगों से। तो आप थोड़ा सा ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे देश की, आप इनकी बायोग्राफी पर थोड़ा सा चिंतन जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। तो यहाँ पर प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में बताया गया है कि रोम अपना पूरा का पूरा गोल्ड रिजर्व वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने में। ऐसा प्लिनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, जिसको हम नेचुरल हिस्टोरिका के नाम से, हिस्टोरिया के नाम से भी इसको हम बेसिकली जानते हैं। प्लिनी ने 77 एडी में इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो और पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है इंडिका। इंडिका सभी को पता है मैगस्थनीज ने लिखी है। मैगस्थनीज एक ग्रीक ऑथर था जिसने मौर्यन समय के सोशल इकोनॉमिक कल्चर को बेसिकली बताया है। मौर्यन पीरियड से संबंधित है इंडिका मैगस्थनीज की। अगली एक पुस्तक है जिसका नाम है जोग्राफिका। जोग्राफिका या जोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, इसे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और इस बुक को लिखा है स्ट्रैबो ने। किसकी पुस्तक है ये? स्ट्रैबो। डन। नेक्स्ट, अगेन एक और इजी क्वेश्चन, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़िया है। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, बढ़िया है। 1875 में, 1875। नेक्स्ट है, इन 1893 स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, या हम जिसको सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के किस शहर में इस सम्मेलन को संबोधित किया था, या इस सम्मेलन को अटेंड किया था? तो आंसर हो जाएगा शिकागो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो। डन। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दो चार बातें करें तो पहली बात तो ये निकलती है कि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। यही रीजन है कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं, और उन पुस्तकों में टीचिंग है किस तरीके से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और वो 4 बुक्स कौन कौन सी हैं? राजयोग, कर्मयोग, जनयोग और भक्ति योग। ये किसकी पुस्तकें हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी की बुक आपको देखने को मिल जाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी नाम दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर 1899 में स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, और बेलूर मठ अगर देखा जाए तो आज बेलूर मठ रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर भी है, और रामकृष्ण मिशन का भी हेडक्वार्टर आपको बेलूर मठ देखने को मिलेगा, और बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी प्रपोज द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वर्धा स्कीम का रिलेशन किससे है? तो आंसर हो जाएगा बेसिक एजुकेशन से है। दूसरा है कि वर्धा स्कीम जो कि बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। जैसे कि आज हम अपने देश में बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। ये तो हम आज की बातें करते हैं। ऐसा ही वर्धा प्लान था जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करता था, वो भी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब मदर टंग में, आपकी लोकल लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 6 से 14 साल तक के बच्चे नहीं, 8 से 14 साल, 8 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपलसरी एजुकेशन की बात वर्धा प्लान में की गई थी। ठीक है, तो आइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1937। तो महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया था वर्धा
स्कीम फॉर द बेसिक एजुकेशन। इस एजुकेशन प्लान को तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ना, उस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस कमेटी को लीड कर रहे थे। यहाँ पर 8 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात यहाँ पर की गई थी और करिकुलम में कुछ भी इंग्लिश नहीं होगी, ये बात भी यहाँ पे इंश्योर की गई थी। क्लियर है? और यहाँ पे फाइनली ये रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी 1938 में, एंड इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल एथलेट मीट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली विद द एफर्ट ऑफ डॉक्टर ए जी है वो, ए जी नेहरन ऑफ YMCA मद्रास। तो पहली नेशनल एथलीट मीट कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1924 में हुआ था। आप कैसे याद रख सकते हो? तो याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एकमात्र ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसकी प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी जी के पास थी। याद होगा 1924 का बेलग्राम का सेशन। तो 1924 में प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी जी के पास थी और महात्मा गांधी जी को दांडी पहुंचना था, दांडी मार्च करने के लिए, तो एकदम भाग रहे थे, एथलीट बन गए थे। तो एथलीट मीट और गांधी जी का पहला प्रेसिडेंसी वाला सेशन दोनों ही 1924 में हुए हैं। डन। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये मीट क्यों हुई थी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश में प्लानिंग हो रही है 1920 में कि हमारे देश में नेशनल गेम्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जिससे हम अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके और आने वाले जो ओलंपिक गेम्स है उसमें अच्छे टैलेंट को भेजा जा सके। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव किसने लिया? तो इनिशिएटिव लिया था दोराबजी टाटा, जो कि बहुत ही फेमस बिजनेसमैन रहे हैं। हैरी क्राउबक, जो कि फाउंडर है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, और इसी कॉलेज के डायरेक्टर है डॉक्टर AG नोहरन। इन लोगों के इनिशिएटिव से बेसिकली नेशनल गेम्स की शुरुआत की गई और इसे हम पहले ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते थे। पहला गेम कब हुआ था? तो पहला गेम आप देखेंगे 1924 में हुआ था लाहौर में। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, तो लाहौर में पहला गेम हुआ था। क्लियर इतनी चीजें? इसके बाद आप देखेंगे 1924 में एक और चीज हुई थी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक गेम्स हुए थे 1924 में दिल्ली में, जहां से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, और पेरिस ओलंपिक 1924 में हमने अपने टैलेंट को वहां पर भेजा। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारे ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स है उनका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल गेम। कब किया गया? तो आप देखेंगे जब 9th नंबर के गेम्स हो रहे थे बॉम्बे में 1940 में, तब इनका नाम चेंज करके नेशनल गेम कर दिया। और आजादी के बाद जो पहले नेशनल गेम्स हुए थे ना, वो 1948 में लखनऊ में हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ ट्रायल ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया बाय सीनियर इंडियन जज? पहले ऐसा था कि जो यूरोपियन है अगर उनके खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है तो इंडियन लॉयर या इंडियन जज उनको अटेंड नहीं कर सकते, उनकी वकालत नहीं कर सकते, उनके केसेस को नहीं सुन सकते। ठीक है। तो इसे खत्म कर दिया गया। वो कौन सा एक्ट था? तो इल्बर्ट बिल था 1883 का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल को कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड रिपिन के समय इस बिल को लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ब्रॉट बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब यही पता होना चाहिए कि बुगरा खान किसका बेटा था, तो ही मामला सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा है, ठीक है, जिसने बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया, बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया दिल्ली सल्तनत से, और अपना बेटा बुगरा खान को इसका गवर्नर अपॉइंट किया। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बलबन। ठीक है। देखेंगे इसके बारे में कहानी। तो तुगरिल खान जो कि बंगाल का गवर्नर था, इसने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द बलबन। तो बलबन ने उसके जो ट्रूप्स को भेजा, उसके रिवॉल्ट को, उसके विद्रोह को शांत करने के लिए, और उसके बाद बंगाल को टेक ओवर किया और अपना जो बेटा था बुगरा खान जो कि बेटा है बलबन का, उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बलबन। अब बलबन ने क्या किया? अपने अपनी आर्मी के लिए एक नया डिपार्टमेंट रेडी किया। उस मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अर्ज। रीऑर्गेनाइज किया अपनी आर्मी को, एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। क्लियर इतनी चीजें? और ये आर्मी का काम यही था कि कोई भी बलबन के खिलाफ बोले उसको सप्रेस कर दो, विद्रोहों को खत्म करना इसका काम था। क्लियर? यही चीजें बस यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है, इन 1764 द बैटल ऑफ ब्लैंक टुक प्लेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? सभी को पता है, प्लासी और बक्सर का युद्ध कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता। तो ये बक्सर का युद्ध है।
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्लासी कब हुआ था? तो प्लासी हुआ था आपका 1757 में, बक्सर 1764 में करवा दीजिए, बॉन्डीवॉस की लड़ाई 1760 में करा दीजिए 1760 में, और पानीपत तो 3 हुए थे, तो अभी इनको रख दीजिए साइड में। ठीक है, इतनी चीजें। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। कौन कौन था तो देखेंगे। मीर कासिम था जो कि आज़ादी चाहता था कि भाई अंग्रेजों तुम जाओ, हमको रूल करने दो। क्योंकि मीर कासिम यहाँ पे रीजन क्या था कि मीर कासिम इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो इन्फ्लुएंस नहीं चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी का बार बार, इसलिए उसने अपनी कैपिटल भी मुंगेर शिफ्ट कर ली थी और वो वहां पर अपनी आर्मी को ट्रेन भी कर रहा था। ठीक है, और वो इंडियन को और ब्रिटिशर्स को इक्वली ट्रीट करता था कि अगर आपके पास फरमान है तो इंडियंस को भी फरमान दो बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ और यहाँ पर ये युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध का रिजल्ट क्या था? तो रिजल्ट हुआ था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। अंत कैसे हुआ बक्सर के युद्ध का? तो इलाहाबाद की संधि से हुआ था 1765 में। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। 3 बैटल हुई थी। पहली बैटल हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें से मुगल सल्तनत शुरू होती, दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। सेकेंड बैटल 1556 में हुई थी हेमू और अकबर के बीच में, एंड थर्ड बैटल 1761 में हुई थी मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ बॉन्डीवॉस हम पढ़ चुके हैं, 1760 में हुई थी और ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल लड़ी गई थी। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे सर आयर कूट और फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे कॉन्टी दे लाली। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि बॉन्डीवॉस की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, फ्रांसीसीज को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे। तो आपको आयर कूट और कॉन्टी दे लाली का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली वॉज लेड इन दिसंबर 1911 बाय। तो यहाँ पर पहले हमारी कैपिटल कोलकाता थी, वहां से हमने शिफ्ट किया दिल्ली, तो उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज 5 ने। किंग जॉर्ज 5 ने हमारी न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा था और हमारी कैपिटल फिर शिफ्ट की गई थी कहां से कहां तक? आंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली में हमने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। अब ये जो डिजाइनर कौन है, दिल्ली के डिजाइनर कौन है? तो सर एडविन लुटियन। लुटियन की दिल्ली बोला जाता है, तो सर एडविन लुटियन एंड सर हार्वर्ड बेकर ने दिल्ली को ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। आज भी जो आर्किटेक्ट हम देखते हैं वो लुटियन ने ही डिजाइन किए हुए हैं। अब क्वीन विक्टोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वीन विक्टोरिया 20 जून 1837 से 1901 तक यूके की रानी रही हैं, जिन्होंने यूके और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में रूल किया है और एक तरीके से सबसे लंबे समय तक लॉन्गेस्ट समय तक रानी रही हैं ये ब्रिटेन की। नेक्स्ट है Who among the following was the head of Indian Statutory Commission of 1928? अब ये क्वेश्चन इतना इजी है लेकिन इसकी लैंग्वेज देख रहे हो आप, पता क्या पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन लिखा क्या है इसमें? देखो साइमन कमीशन की जगह क्या लिख के दे दिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ऑफ 1928। इसके हेड कौन थे भाई? साइमन कमीशन है, साइमन ही इसके हेड थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, सर जॉन एलिस ब्रूक साइमन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गुमराह करने के तरीके होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टफ बना दिया कि बच्चा डर जाए। ये जो साइमन कमीशन है इसमें 7 मेंबर्स थे। 1928 में ये भारत आया हुआ था, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इस कमीशन का बायकॉट किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया था। बेसिकली जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के जो रिफॉर्म आए थे उन्हीं की जांच करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट है द होम रूल फॉर इंडिया लीग वॉज फाउंडेड बाय ब्लैंक इन 1916 एंड मॉडल ऑन द आयरिश होम रूल लीग। अब यहाँ पे बात हो रही है होम रूल लीग इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और जो कि इंस्पायर या मॉडल था आयरिश होम रूल लीग से। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं तिलक जी हैं, बिल्कुल तिलक जी भी हैं, लेकिन एनी बेसेंट ने ज्यादा काम किया है होम रूल लीग में। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास में की थी 28 अप्रैल 1916 में और लगभग 200 ब्रांच इन्होंने ओपन कर ली थी। और ये इंस्पायर कहां से था? तो आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर था।
क्लियर है। अब इंडिया में जो होम रूल लीग है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, कहां से? बेलग्राम से, 1916 में। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक की बातें हो रही हैं तो इन्हें लोकमान्य के टाइटल से भी जाना जाता है, इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी और आपका मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा, ये दो न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किए थे। डन। फिर 3 जुलाई 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इन पे सेडिटेशन के, देशद्रोह के चार्जेस थे, और फिर जेल में इनको 6 साल तक रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक को जब 6 साल जेल में रखा गया तो वो कौन सी जेल थी, तो वो आप देखेंगे मांडले जेल थी वर्मा की, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। बृहद संहिता इज नोटेड वर्क ऑफ whom among the following। बृहद संहिता किसकी रचना है? तो बृहद संहिता 12 मिहिर की रचना है, जो कि संस्कृत में है। इसके अलावा आर्यभट्ट जी की रचना है, आर्यभट्टिया। फिर ब्रह्मगुप्त की रचना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये आप याद रखेंगे। और भास्कर की रचना क्या हो जाएगी? तो भास्कर की रचना है ब्रह्म तुल्य। ये सभी रचनाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोखितवाड़ी। लोखितवाड़ी के नाम से कौन से यहाँ पे लीडर को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने कई सारे सामाजिक सुधार महाराष्ट्र में किए हैं, और इनको लोखितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। और इनका ये पेन नेम था। बेसिकली ये जो पत्रिका वीकली मैगजीन निकालते थे ना, प्रभाकर, उसमें इनका पेन नेम जो था वो लोखितवाड़ी था। क्लियर है। इन्होंने कई सारे आर्टिकल पब्लिश किए कास्ट सिस्टम के ऊपर, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे इनमें से वो कौन से ऐसे देवता हैं जिन्हें लेटर वैदिक पीरियड में हल्के देवता के नाम से जाना जाने लगा। तो हल्के देवता के नाम से जाना जाने लगा इंद्र को। देखिएगा, जब वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में आते हो तो आप देखोगे बहुत सारे देवी देवताओं की पोजीशन चेंज हो जाती है, उनकी वैल्यू में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वैदिक पीरियड में हम नेचर की पूजा करते हैं, इंद्र और अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते तक ये इन सबकी पोजीशन डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मेन क्रॉप थी वो कौन थी? गेहूं, मतलब वीट, राइस और बार्ले आपको देखने को मिलेगी। वैदिक एज में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था इंद्र को वैदिक पीरियड में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मेल गॉड हैं, ये वो है जिनको वैदिक एज में पूजा जा रहा है, और ये वो है जो कि लेटर वैदिक पीरियड के गॉड्स है। तो आप वैदिक पीरियड में देखोगे इंद्र को हम गॉड ऑफ रेन कह रहे हैं, अग्नि को गॉड ऑफ फायर, वरुण को गॉड ऑफ वाटर, सोम गॉड ऑफ प्लांट, यम गॉड ऑफ डेथ, पूषण देखो ये जंगल के देवता और पशुओं के देवता हैं। ठीक है, कौन? पूषण। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आओगे ना तो पूषण शूद्रों के देवता बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन कैसी चेंज हो रही है। यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कहीं पे तो लिखा हुआ है, हाँ, पूषण को शूद्रों का देवता कहा जाने लगा लेटर वैदिक पीरियड में, जबकि वैदिक पीरियड में इन्हें गॉड ऑफ कैटल, पशुओं का देवता या जंगल का देवता कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि ने अपनी पोजीशन, अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। अब प्रजापति, गॉड ऑफ क्रिएशन की ज्यादा पूजा पाठ किया जाने लगा है। ठीक है, डन। अब जब हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें कुछ और शब्दों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि गौ मतलब होता है काऊ, और काऊ से कई सारे शब्द आपको वैदिक लिटरेचर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो सबसे वेल्दी पर्सन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल है, सबसे ज्यादा काऊ है, उसे हम कहेंगे गोमत। ठीक है, अब जो पशुओं के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, पशुओं के कारण जो लड़ाइयां हो रही हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गविष्ठी। क्या बोलते हैं उसको? गवष्ठी। नेक्स्ट है राजा, जो राजा होता था उसको गोपति कहा जाता था। ऋग्वेद में एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसका नाम है गोधूली। गोधूली का इस्तेमाल बेसिकली ऋग्वेद में टाइम को मेजर करने के लिए किया गया है। वहीं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए गवयुति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दुहित्री हमने बताया था, दुहित्री का मतलब होता है डॉटर या बेटियां। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जो कि वैदिक पीरियड में इस्तेमाल होते थे, आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्लैंक इन 1651। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में सेटअप की गई थी।
तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हुगली नदी। और पहली जो एक कंपनी बनाई गई, जो फैक्ट्री बनाई गई और इसका जो एजेंट या गवर्नर जो था बंगाल का, वो विलियम हेज था। और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी सहिस्ता खान से, जो कि उस समय मुगल गवर्नर थे, कि हम इस बेस को, मतलब ये जो हमने फैक्ट्री बनाई, इसे हम फोर्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी सेना रखना चाहते हैं, किलाबंदी करना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए थे। 1698 में अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ जमीन को परचेज कर लिया था। कहाँ पर आप देखेंगे, सुल्तानुती, गोविंदपुर एंड कलिकता में। और इसी एरिया में 1700 में इन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसको हम विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं, और बाद में यही प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर बन गया था, फोर्ट विलियम। ठीक है, अब जैसे कि हमने ब्रिटिशर्स की बात की है, वैसे हम पोर्चुगल्स की भी बात करते हैं कि 1498 में पहले पर्सन थे वास्को डी गामा, जिन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया और जो भारत होकर आए। और पहले जो पोर्चुगल गवर्नर थे उनका नाम क्या था, फ्रांसिसो दी अल्मेडा थे, और इन्होंने कार्तेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड जो पोर्चुगल गवर्नर थे उनका नाम था अल्फोंसो दी अल्बुकर, और इन्हें हम एक्चुअल फाउंडर मानते हैं पोर्चुगल पावर का इन इंडिया। ठीक है, इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द बीजापुर। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने भटकल को भी रिसीव कर लिया था फ्रॉम द श्री कृष्ण देव राय ऑफ द विजयनगर। और इसके अलावा इन्होंने जो नेटिव इंडियंस हैं उनके साथ शादी करने की भी पॉलिसी को भी लेकर आए थे, और सती को, अपना जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में सती को बैन करने का भी सबसे पहले पोर्चुगल ने ही शुरू किया था, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस। तो यहाँ पे वो पहले गुप्ता रूलर कौन से हैं जिन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने, अगर हम देखेंगे, कुमार देवी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी उनके साथ शादी की थी, और राजा रानी के सिक्के, जिसमें कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, ये राजा रानी के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त वन ने ही चलाए हैं। गुप्ता एरा की शुरुआत भी इन्होंने की है, और ये पहले ऐसे राजा हैं गुप्ता एम्पायर के जिन्होंने महाराजा अधिराजा का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, अगला बुक बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो वो कौन से राइटर है जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है? तो अर्थशास्त्र रचना किसकी है? कौटिल्य की है, चाणक्य की है, या विष्णुगुप्त की है? ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, मॉडर्न पीरियड के गवर्नेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये पुस्तक आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत was authored by जियाउद्दीन बरनी? तो जियाउद्दीन बरनी की वो कौन सी पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती है? तो आंसर हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन 4। फिरोज शाही से आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत से तो था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक के समय एक पॉलिटिकल थिंकर थे बेसिकली जियाउद्दीन बरनी, और इन्होंने 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट जो इनके वर्क है वो 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक तो आपने देखी तारीख ए फिरोज शाही है, एंड दूसरी है फतवा ए जहनदारी। तो फतवा ए जहनदारी भी जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। पर्शियन बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पुस्तकें हैं जो कि हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं अलग अलग वंशों के बारे में। जैसे कि दिल्ली सल्तनत की एक और पुस्तक है जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसका नाम है ताज उल मासीर। तो ताज उल मासीर पर्शियन लैंग्वेज में है, दिल्ली सल्तनत की इंफॉर्मेशन देती है, और किसने लिखी है? तो लिखी है इसे सदरुद्दीन हसन निजामी ने। ठीक, नेक्स्ट, अगली जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, मिन्हाज उस सिराज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तवाकत ए नासरी है, और इन्होंने मुस्लिम डायनेस्टीज की बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अबू बकर को तो सभी लोग जानते हैं। अबू बकर की पुस्तक है चचनामा, और चचनामा में इन्होंने सबसे पहले बताया है किस तरीके से सिंध को एक्वायर किया गया। तो सिंध की विजय के बारे में अबू बकर के चचनामा से हमको देखने को मिलता है। हंटर कमीशन, अब ये क्वेश्चन बच्चों को इतना परेशान करता है क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा 2 हंटर कमीशन है, पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। हंटर कमीशन 2 है, एक बना था 1882 में और दूसरा कमीशन बना था 1919 में।
अभी देखो 13 अप्रैल आने वाला है। 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसका नाम भी हंटर कमीशन था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1882 का हंटर कमीशन, और इसका रिलेशन एजुकेशन से है। शिक्षा के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। तो फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना है, कब का ईयर आपसे मेंशन किया गया है आप याद रखेंगे। हंटर कमीशन 1882 में आया था, एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये लॉर्ड रिपिन का समय है। उस समय जो वायसराय थे इंडिया के वो लॉर्ड रिपिन थे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? तो सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर, फिजिक्स जैसे बेसिक कोर्सेज को इंक्लूड करने की बात एजुकेशन में कही गई थी, और कहा था कि एजुकेशन थ्योरेटिकल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ बहमनी किंगडम। देखिएगा, बहमनी किंगडम कुछ समय के बाद क्या हुआ था, 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो इसमें बोला है कि बीजापुर के सुल्तान कौन थे, या बीजापुर की स्थापना किसने की थी। एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बहमनी किंगडम 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और बीजापुर वॉज फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। अब वो 5 पार्ट देख सकते हैं कि अहमदनगर में निजाम शाही चलती थी, गोलकुंडा में कुतुब शाही, विदर्भ में वरीद शाही, बिरार में इमदाद शाही, और बीजापुर में आदिल शाही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन है अबाउट द बहमनी किंगडम। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, बहमनी किंगडम कब से कब तक था? 1347 से 1526 एडी का जो समय है ये बहमनी किंगडम का है, और ये दक्षिण भारत का पहला इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम है। ठीक है, नेक्स्ट है इस एम्पायर का किसने स्थापना की थी? तो देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के एक टर्किश गवर्नर था जिसका नाम है अल उद्दीन हसन बहमनी शाह, जिसको हम हसन गंगू या फिर जफर खान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर दक्षिण भारत में आकर अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया जिसका नाम था बहमनी सल्तनत या बहमनी एम्पायर, जिसकी कैपिटल गुलबर्ग थी। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको हम दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। ओके, इतनी चीजें। बहमनी किंगडम का अगर हाईएस्ट ऑफिसर देखेंगे तो बहमनी किंगडम का हाईएस्ट ऑफिसर को अमीर अल उमरा कहा जाता था। इसके अलावा एक ट्रेवलर थे जिनका नाम है निकितिन। ये जो ट्रेवलर है इन्होंने बहमनी किंगडम को विजिट किया था मोहम्मद शाह थर्ड के समय। तो बहमनी रूलर है मोहम्मद शाह थर्ड, जिनके समय एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम है निकितिन। ओके, नेक्स्ट, the evidence of Mauryan Empire are quoted in the texts of Megasthenes, who was an ambassador in the court of। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में था, मतलब किसने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एम्बेसडर की तरह भेजा था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया। हाँ, किसके कोर्ट में था ये? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा और उसने इंडिका नाम की पुस्तक को लिखा। Who among the following was the founder of the कर्ण डायनेस्टी? तो कर्ण डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो शुंग वंश के बारे में आपने सुना होगा। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश को खत्म करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है 1। तो वासुदेव कर्ण, उसके बाद भूमिमित्रा, फिर नारायणा और फिर सबसे लास्ट में जो राजा होता है वो सुशर्मन होता है और सुशर्मन को पराजित करता है आंध्र सातवाहन और आंध्र सातवाहन वंश की शुरुआत फिर होती है। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट, Who among the following proposed the Vernacular Press Act of 1878? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्वेश्चन भी आपको पता है कई बार पूछा जा चुका है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। बेसिकली जो इंडियन प्रेस है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था 1878 में। ठीक है, जिससे जो भी एक्टिविटी हो रही है या ब्रिटिश पॉलिसी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो रोका जा सके। नेक्स्ट है, with the enactment of Government of India Act 1990 the provisional budget was।
अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहलाता है, और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन अक्सर इन मतलब पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्रोविजनल बजट है वो सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से। जैसे कि स्टेट बजट अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग होता है ना, वैसे ही उस समय जो प्रोविंस थे, मतलब स्टेट मान लीजिए, तो स्टेट बजट और सेंट्रल बजट अलग अलग होगा। ये कब बोला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और ये रिफॉर्म फोर्स में कब आया? 1921 में आया, 1921 में आया। इसके अलावा जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स थे उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक होते हैं ट्रांसफर्ड एंड एक होते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, डन। अब यहाँ पे रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है। इस रिफॉर्म में पहले तो बात की गई बाई कैमरल लेजिस्लेशन की, जैसे कि हम आज राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस की बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात यहाँ पर की गई। इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेशन द अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोजिशन, जो लोअर हाउस है या जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे हैं, इसमें व्यक्ति जो होंगे वो या तो नॉमिनेटेड होके आएंगे या इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे अलग अलग प्रोविंस से। और कितने मेंबर होंगे तो आप देखिएगा 145 मेंबर्स होंगे और जिनका टेन्योर 3 साल का होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे अगर कंपोजिशन की बात करें अपर हाउस, जिसे हमने काउंसिल ऑफ स्टेट कहा है, इसमें टोटल 60 मेंबर्स होंगे, इनका टेन्योर 5 साल के लिए होगा। 26 नॉमिनेटेड होंगे और 34 इलेक्टेड होंगे, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग कैटेगरी से आएंगे। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। ये तो बहुत आसान सा है। ब्लैंक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। सो परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। ठीक है, 1793 की बात है। बंगाल और कुछ पार्ट में यहाँ पे रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब बात होती है तो उसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। इसने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को क्रिएट किया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कॉर्नवालिस के समय हुई थी और ये पहला पर्सन है जिसने लॉज को कोडिफाई किया था 1793 में, जिसको हमने कॉर्नवालिस कोड भी कहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, जिसने जो डायरकी है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो डायरकी शुरू की थी, डुअल सिस्टम शुरू किया था, उसको खत्म करने का काम वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसने इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की थी 1773 में, 1773 में इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, द फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ ब्लैंक टुक प्लेस इन 1906 इन आसाम अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। तो आसाम में 1906 में एक ट्राइबल विद्रोह हुआ था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ। उस ट्राइबल विद्रोह को लीड किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सोंगराम सांगमा। सोंगराम सांगमा, ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के खिलाफ विद्रोह किया था 1906 में। असम का ये विद्रोह है, ठीक है, जिसमें बेसिकली फॉरेस्ट के राइट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा था कि ट्राइबल्स को जो बाहर निकाला जा रहा है जंगलों से, तो जंगलों पे ट्राइबल का अधिकार है, उससे रिगार्डिंग ये आपको विद्रोह देखने को मिलेगा। अब एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको पढ़नी है, वो भी आपको सीक्वेंस में पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि हो एंड मुंडा अपराइजिंग, हो एंड मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको छोटा नागपुर के रीजन में देखने को मिलेगा। फिर रामोसी अपराइजिंग, तो रामोसी विद्रोह आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगा। कोली अपराइजिंग, ये आपको गुजरात और मराठा या महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। कोल, तो कोल बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? आपके छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटियो में पाए जाते हैं। बूधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कोंड, तो कोंड ट्राइब कहाँ पाई जाती है? जो आपका वेस्टर्न घाट है, तमिलनाडु में जो आपका एरिया है, ट्राइबल हिल्स हैं, वहां पर कोंड ट्राइब पाई जाती है तमिलनाडु में, तो वहां पर ये विद्रोह हुआ था। संताल विद्रोह तो सूदो और कानू के नेतृत्व में हुआ था बिहार में। और आपका नयकाड़ा मूवमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी लीडरशिप में हुआ, कौन से साल में हुआ, आपको याद करना है। जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो आप याद रखिएगा। अब बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है, किसने ये रचना की है? तो बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। किसने लिखी है? अश्वघोष ने। और अश्वघोष एक राइटर भी थे, साथ ही साथ एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर भी थे।
इन्होंने सारी पुत्र प्रकरण नाम से भी एक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, जनरली बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो जनरली आपको पाली भाषा में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्रिपिटक मतलब सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये भी आपको पाली भाषा में ही देखने को मिल जाएगा। वैसे ही मिलिंद पन्हा, जिसके राइटर कौन है, नागसेन, इनकी ये जो रचना है ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली भाषा में मिल जाएगी। इसके अलावा महावंश और दीपवंश ये रचनाएं भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। Who among the following leader called the बाल गंगाधर तिलक as the maker of modern India? किसने बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा है? जैसा कि मैंने कहा ही है कि बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। इसके अलावा अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और जो पहली बार स्वराज शब्द है वो भी इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। इन्हें लोकमान तिलक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने फर्गुसान कॉलेज पुणे में स्थापना की थी। इसके अलावा जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है 1884 में, इसकी स्थापना भी लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। केसरी और मराठा नाम के दो न्यूज़पेपर चलाने का काम बाल गंगाधर तिलक करते थे। इसके अलावा देखेंगे एक राइटर है जिनका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, और इसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। भारतीय अशांति के जनक बेसिकली कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। इनकी कुछ और बुक्स हैं जैसे कि गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीता रहस्य, और आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। इनका निधन 1 अगस्त को हुआ था 1920 में, और इनकी डेथ पर फिर तिलक फंड की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द फर्स्ट रूलर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल वॉज हेल्ड। आप देखते हैं जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, इनके जो भी अधिवेशन होते थे वो कोलकाता, नागपुर, मतलब बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं। कोई गांव में ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, लेकिन पहली बार गांव में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी कौन से विलेज में, फैजपुर में होती है। इसलिए इसे पहला रूलर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 50वें नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1937 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आपको यवल तालुका में देखने को मिलेगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, which of the following ruler has been identified with the king Milind and the mention in the famous Buddhist text मिलिंद पन्हा। तो यहाँ पर एक राजा है मिलिंद, और उनकी जो बातचीत चल रही है वो चल रही है एक बुद्धिस्ट मॉन्क से। तो उनकी जो भी कन्वर्सेशन है एक बुक में मेंशन है जिसका हम बोलते हैं मिलिंद पन्हा। मिनांडर वो राजा थे। ठीक है, तो मिलिंद पन्हा में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें आपको मिनांडर, किंग मिनांडर और जो नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क है उनकी कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन इंडिया। तो यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हेनरी लुइस बिविन डॉर्जियो। इन्होंने, मतलब ऑप्शन नंबर 3, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये स्टूडेंट का एक मूवमेंट था, इनका किसानों से कोई संबंध नहीं था, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। कैलकाटा के एक प्रोफेसर थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे बेसिकली ये इंग्लिश और हिस्ट्री के, हेनरी लुइस, और इन्होंने इस यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, यंग बंगाल वॉज अ बंगाली फ्री थिंकर इमर्जिंग फ्रॉम द हिंदू कॉलेज कैलकाटा। बेसिकली इस मूवमेंट के जो फॉलोवर्स थे उनको डॉर्जियो कहा जाता था, और ये लोग जो पुरानी ट्रेडिशन है, पुरानी जो प्रथाएं हैं, पुराने जो कस्टम हैं और लैंड ट्रेडिशन है उसके खिलाफ ये बातें किया करते थे। डन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो सेकुलर सिविलाइजेशन था। ठीक है, और दूसरा कहा गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, नीदर 1 नॉर 2।
जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में बताइएगा, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के साथ, जिसमें हम और भी कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन से भी ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे जो शायद आपने पहले पढ़े ना हो। तो मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा और लिंक को शेयर करके जाइएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।